नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे नागरिकता के बारे में। दोस्तों यह पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 6 का क्वेश्चन है नागरिकता। यह चैप्टर है नागरिकता। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों आइए जानते हैं आसान शब्दों में फोटो के साथ समझते हैं नागरिकता को। नागरिकता क्या है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं नागरिकता क्या है। पहला पॉइंट आपका है नागरिकता क्या है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। तो नागरिकता के द्वारा व्यक्ति को किसी देश की राजनीतिक शक्ति, उस देश की नागरिक अधिकार दिए जाते हैं, उसे पूर्ण सदस्यता दिए जाते हैं। दोस्तों जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं। मेरा जन्म भारत में हुआ है हमारा, तो हम खुद को भारतीय कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें यह नागरिकता भी मिल जाती है भारत होने का। अपन जैसे हम 18 वर्ष को होंगे तो हमें वोट देने का अधिकार होगा, हमें कुछ चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और बहुत सारे राजनीतिक शक्ति मिलेगी हमें, ठीक है। और अधिकार दिए जाएंगे कि हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके लिए सरकार हमारी सुरक्षा का इंतजाम करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम दूसरे देश में जाएंगे दोस्तों, अगर हम यहाँ से चले गए चाइना मान के चले या चाइना चले गए, तो वहाँ क्या है, वहाँ हमें ये सब अधिकार नहीं दिए जाएंगे। कौन कौन से अधिकार? वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जितने भी अधिकार है वहाँ कुछ भी हमें ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। जितना हम यहाँ छूट से रहते हैं उतना वहाँ छूट से नहीं रह पाएंगे। वहाँ के पुलिस की नज़र में रहेंगे क्योंकि हम विदेशी हैं, हम दूसरे देश के हैं, ठीक है। दोस्तों हम राष्ट्र अपने लोगों को राजनीतिक पहचान के साथ कुछ अधिकार भी देता है। जैसा कि मैंने बोला, जैसे हम भारतीय हैं, मेरा जन्म भारत में हुआ, तो हमें इसके साथ साथ कुछ नियम कानून है उसे मानना पड़ेगा। और 18 साल होगा तो हम वोटर आईडी के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें राजनीतिक शक्ति मिलेगी, यानी वोट देने का अधिकार मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। बहुत सारे अधिकार हमें 18+ होने के बाद मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें अपने देश का नागरिकता भी है। तो अगर हम किसी दूसरे देश में चाहते हैं कि जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, तो वहाँ का नागरिक बनने के लिए आपको वहाँ के कुछ नीतियों को मानना होगा। तो दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है नागरिकता के अधिकार, ठीक है, और शक्तियाँ। तो लेकिन कुछ जैसे शिक्षा का अधिकार, नागरिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, आस्था, रोजगार करने का अधिकार, ये सब सभी देशों में लगभग ये सब अधिकार दिए जाते हैं नागरिकता के ऊपर, ठीक है। दोस्तों काफ़ी अधिकार बहुत संघर्ष के बाद हमें मिले, ठीक है। जैसे बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे आप मान के चलिए अभिव्यक्ति का आज़ादी का अधिकार, या ऐसा ही कुछ और भी अधिकार हैं जो बहुत ही संघर्ष करने के बाद हमें मिले। जैसे कि यहाँ पर है फ्रांस में 1779 में फ्रांस क्रांति, दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ अश्वेत लोगों का संघर्ष, ठीक है। गोरे लोगों का राज था वहाँ, जो अश्वेत लोगों पर अत्याचार करती थी, तो उसके खिलाफ आंदोलन, तब उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। भारत में महिला व दलित आंदोलन, ये सब उदाहरण है जो काफ़ी संघर्ष के बाद हमें अधिकार ये सब दिए गए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है नागरिकता क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बराबर आते हैं, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझिए कि नागरिकता क्या है। तो दोस्तों नागरिकता के द्वारा व्यक्ति को किसी देश की राजनीतिक शक्ति, कौन शक्ति, राजनीतिक शक्ति, उस देश की नागरिक अधिकार दिए जाते हैं तथा पूर्ण सदस्यता दिए जाते हैं। यानी दोस्तों अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें क्या है, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें इस देश पर पूर्ण अधिकार है, ठीक है। हमें पूर्ण सदस्यता मिली हुई है क्योंकि हमें नागरिकता मिली हुई है ऑलरेडी, तभी तो हम भारतीय हैं। हमारी राष्ट्रीयता, भारत में जन्म हुआ दोस्तों हमारा, तो हमारी राष्ट्रीयता भी क्या है, भारतीय है। और 18+ होने के बाद, 18 साल से ऊपर होने के बाद, 18 साल होने के बाद हमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और भी बहुत सारे अधिकार जो राजनीतिक अधिकार है वो मिल जाएंगे हमें। और हम अपने देश का पूर्ण सदस्य हैं, ठीक है। और वहीं आप अगर चाइना में देखेंगे, अगर आप चाइना में जाएंगे तो आपको वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा वहाँ आपको ये सब अधिकार नहीं मिलेंगे, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का कोई भी राजनीतिक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसी बात से पता कर सकते हैं कि नागरिकता क्या है।
वहाँ चाहिएगा आप चाइना में जाकर के कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे और जो भी वहाँ की सरकार है शी जिनपिंग को हराएंगे, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत की नागरिकता प्राप्त है। आप चाइना के नागरिक थोड़ी ना, आप चाइना आपको नागरिक नहीं मानता, आपको विदेशी मानता। या चाइना के लोग भारत आएंगे तो भारत में उनका क्या, हम लोग वो अधिकार देंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग उन्हें विदेशी मानेंगे, वो दूसरे देश के, उनको चाइनीज नागरिकता प्राप्त है। तो ये नागरिकता बहुत ही काम की चीज़ होती है दोस्तों। नागरिकता आप किसी दूसरे देश का नागरिकता हासिल भी कर सकते हैं, जैसे अमेरिका का नागरिकता या दुनिया के और भी कई देशों का नागरिकता, चाइना का नागरिकता आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, उसे पूरी करनी होती है आपको। तो इसे हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं नागरिकता। तो दोस्तों नागरिकता के द्वारा सिंपल भाषा में यही है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत देश का हम नागरिक हैं, और हम चाइना देश का नागरिक नहीं है, हम अमेरिका के नागरिक नहीं है, हम उनके लिए विदेशी हैं, ठीक है, उनके लिए मेहमान है, या वो लोग हमारे लिए मेहमान है, ना कि भारत के वो लोग नागरिक है, ठीक है। इससे ये अधिकार हमें मिलते हैं कि हम अपने देश का अपने आदमी हैं, ठीक है। होता है नहीं, आपके घर में अगर आप अपने घर में रहते हैं, आपके मम्मी पापा और आप हैं, और कोई तीसरा नहीं है, और कोई दूसरा आप ही के जात का या हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, कोई भी दूसरा आएगा तो आप कहिएगा ना कि आप तो हमारे लिए मेहमान है, क्योंकि उनका तो वो घर है नहीं। अब हमारा इसी घर में जन्म हुआ, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है, तो यह हमारा घर है, इसलिए हम इस घर के नागरिक हैं, है ना। तो उसी तरह देश में होता है। तो दोस्तों राष्ट्र अपने लोगों को राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी देते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है अधिकार, लेकिन कुछ देशों में जैसे शिक्षा का अधिकार, मताधिकार, नागरिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, आस्था का अधिकार, ये सब सामान्यतः सभी देशों में दिए जाते हैं, नागरिकता जिनको है, ठीक है। काफ़ी अधिकार दोस्तों, काफ़ी अधिकार बहुत संघर्ष के बाद हमें मिले, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के समय में कुछ अधिकार दिए गए 1779 में। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के खिलाफ अश्वेत लोगों का संघर्ष, यानी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर गोरे लोगों का अत्याचार होता था और उनका राज था गोरे लोगों का, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों ने संघर्ष किया और वो अधिकार लिया। भारत में महिला व दलित आंदोलन, ये सब क्या है, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो कि संघर्ष को बतलाते हैं कि संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष के बाद कुछ अधिकार हमें, काफ़ी अधिकार संघर्ष के बाद दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों नागरिकता आपने समझ लिया होगा, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों पूर्ण और समान सदस्यता। तो दोस्तों ट्रेनों में आप सफ़र करते होंगे, तो आप लोकल ट्रेनों में अगर कभी बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि अंदर घुसने की होड़ लगी रहती है, या आप लोकल बसों में देखे होंगे तो अंदर घुसने की होड़ लगी रहती है कि किसी भी तरह का से हम अंदर बस के अंदर हिल जाए, चाहे उसके ऊपर बैठे चाहे नीचे बैठे, किसी भी तरह से हम उसके अंदर घुस जाए, चाहे खड़ा क्यों ना रहना पड़े। उसी तरह ट्रेनों में चाहे हम अंदर घुस जाए या चाहे खड़ा क्यों ना रहना पड़े, चाहे ठुसा के क्यों ना भर जाए, लेकिन किसी भी तरीके से हमें अंदर जाना है, ठीक है, बस में या ट्रेन में। तो अगर आप ट्रेनों की बात करें तो अगर आप ट्रेन में घुस जाना चाहते हैं तो अब अंदर लाइन लगी होगी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, और आप किसी भी तरीके से अंदर हिलना चाहते हैं, बाहर बहुत सारे लोग हैं और आप उन लोगों में से आपको वही विचार है जैसे बाहर के सभी लोगों के अंदर विचार है कि सभी को अंदर घुसना है, चाहे किसी भी तरीका से घुसे, ठीक है, ठेल के घुसे या किसी भी तरीके से घुसे, उसको अंदर जाना है ताकि उनको वहाँ बस में या ट्रेन में जगह मिल सके। पहले तो उनका विचार यही है, लेकिन अंदर अगर ये आदमी चले गए तो अंदर जाने के बाद इनका विचार, अंदर तो ट्रेन भरी हुई है, ठीक है, अंदर ट्रेन भरी हुई है, और अंदर जाने के बाद इनको क्या विचार आ रहा है, क्या बाहर से हम तो घुस गए लेकिन अब बाहर से कोई दूसरा आदमी ना घुस पाए, ठीक है, या फिर अंदर में जो बैठे हुए लोग सभी हैं वो सभी भी चाहते हैं कि इतना भीड़ ऑलरेडी है और बाहर से आवेगा तो और भीड़ बढ़ जाएगी, तो उनको भी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई उनके दिमाग में, उनको बैठना ना मिलेगा, बहुत कसम कोचिंग होगा, बहुत मतलब भीड़ भाड़ होगी, इसलिए कोई अंदर ना आए, इसलिए अंदर वाले को यही चाहत है कि कोई अंदर ना आए, बाहर वाले को ये चाहत है कि वो अंदर हम किसी भी तरह से चल जाएं ताकि हम अपना मंजिल पर पहुंच जाए। दोस्तों ऐसा ही देश के हर क्षेत्र में होता है, ठीक है, ऐसा ही देश के हर क्षेत्र में होता है जब कुछ चीज़ें सीमित होती हैं, ठीक है, जैसे ये चीज़ें सीमित है, ये ट्रेन क्या है, सीमित है कि इसमें ऑलरेडी भरी हुई है, लेकिन और लोग इसमें आना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा कि अंदर वाले जो लोग हैं उनको गुस्सा आता है कि अब क्यों आ रहा है वो अंदर, अंदर तो ऐसे ही ऑलरेडी गर्मी लग रही है, पूरी भरी हुई है, तो अंदर के लोगों में ये गुस्सा आता है कि अंदर अब ना आए कोई, अंदर वाले लोग विरोध करने लगेंगे।
तो उसी तरह दोस्तों देश के हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो कोई शहर हो या कोई देश हो, ठीक है। अगर शहर की बात करें तो हम बिहार में हैं और मुंबई है, तो बिहारी लोग कभी कभी मुंबई जाते हैं तो मुंबई वाले गुस्सा जाते हैं कि उनका हक को कोई और मार रहा है, बिहारी लोग आ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। उनको ये लगता है, उनके मन में ये डर की भावना पैदा हो जाती है कि उनके लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, मुंबई में रहते हैं और मुंबई वालों को ही रोज़गार नहीं मिलेगा, बाहरी को रोज़गार मिलेगा, ऐसा उनको लगता है प्रवासियों को। तो ये इसी भावना से लोग विरोध करते हैं, ठीक है। अगर विदेश वाले लोग विरोध करते हैं तो विदेशी लोगों को भी यही भावना डर सताती है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, वहाँ का हक कोई और मार रहा है, विदेशी लोग आकर मार रहे हैं। तो यही सब हर क्षेत्र में होता है ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों ये विरोध कर सकते हैं, जैसे हम मुंबई में गए तो वहाँ के लोग विरोध कर सकते हैं, उनको पूरा हक है विरोध करने का, रैली निकालने का, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से वो कुछ भी बोल सकते हैं, भी अपने विचार रख सकते हैं। लेकिन राज्य की संपत्ति पर, यानी किसी देश की या सरकार की संपत्ति पर, किसी भी संपत्ति पर वो उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकते संपत्ति का, या फिर दूसरे लोगों को, यानी जो लोग प्रवासी गए काम करने उनको भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और न संपत्ति को नुकसान पहुंचा, वो केवल विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नागरिक बनने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला शर्त क्या है कि राज्य की सदस्यता, यानी दोस्तों नागरिक अगर किसी राज्य का आपको बनना है तो वहाँ आपको पहला शर्त यही है कि आप उस राज्य का सदस्य हो, तभी आप वहाँ की नागरिकता मिलेगी, आप उस राज्य के क्या हो, सदस्य हो। दूसरा है दोस्तों राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। तो दोस्तों जीवन के अधिकार जैसे कुछ अधिकार हैं जो सभी लोगों को मिली हुई है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल राज्य अपने नागरिकों को ही देता है, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, अपना संगठन बनाने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक है, वोट देने या मतदान करने की स्वतंत्रता, ठीक है, अधिकार। ये सब अधिकार हैं जो राज्य अपने ही नागरिक को केवल देता है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं। दोस्तों तीसरा है राज्य के प्रति भक्ति। अगर आप किसी राज्य का नागरिक हैं तो आपको उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखनी होगी। जैसे हम भारतीय हैं तो हम भारत माता को जय या भारत माता के लिए अपने जान निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे ही आपको रहना होगा, तभी आप नागरिक बन सकते हैं। कोई भी देश का नागरिक हो उसे अपने राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखनी होती है कि राज्य की जब भी जरूरत पड़े तो हम अपने आपको उस लायक तैयार कर सके, अपने देश के लिए कुर्बान हो सके, ऐसी देशभक्ति रखनी होती है। तो ये 3 शर्तें थी जो नागरिक बनने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों नागरिकों को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है जन्मजात नागरिक यानी नेचुरल बोर्न सिटीजन, और दूसरा है देशीकरण से नागरिकता प्राप्त नागरिक। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसका पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जरूर मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेचुरलाइज्ड सिटीजन, तो दोस्तों इसे डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों जन्मजात नागरिक में भी 2 प्रकार है, रक्त अथवा वंश का सिद्धांत और दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। तो दोस्तों रक्त अथवा वंश का सिद्धांत में क्या होता है कि आपका रक्त के हिसाब से आपको नागरिकता मिलती है। जैसे आपका जन्म कोई बच्चा है राजू, और उसका जन्म कहीं भी हो, अमेरिका में हो, और उसका माता पिता भारत में उनका जन्म हुआ, तो माता पिता भारत के हैं, अब वो अमेरिका का है तो उसे ऑलरेडी इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, जैसे कोई अमेरिका में उसका माता पिता अमेरिका के हैं और उसका जन्म भारत में हुआ तो उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिल जाएगी, यानी उनके रक्त, उनका वंश के आधार पर जहाँ के आपके माता पिता जहाँ के हैं वहाँ का आपका नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। दोस्तों जन्म स्थान के सिद्धांत में ये होता है कि आपका बच्चा या कोई भी बच्चा बालक है, वो कहीं भी किसी भी देश में, अगर किसी भी देश में जन्म लिया तो वो वहीं का नागरिकता उसको मिलेगी। जैसे वो अमेरिका में जन्म लिया, उसका जन्म हुआ तो वो अमेरिका का उसका क्या हो गया, नागरिकता मिली, ठीक है। इस और रक्त अथवा वंश में क्या है कि आपका वंश के हिसाब से आपको मिलती है नागरिकता। जैसे आपका माता पिता भारतीय हैं, दादा दादी भारतीय हैं, तो आपका जन्म कहीं भी हो दुनिया में, आपका भारतीय नागरिकता आपको मिल जाएगी। लेकिन जन्म स्थान का सिद्धांत कहता है क्या कि
आपका जन्म जहाँ हुआ हो, जिस भी देश में हुआ हो, जिस भी जगह पर हुआ, वहीं का नागरिकता आपको मिलेगी। दोस्तों अभी अर्जेंटीना में यही स्थिति है कि जिस देश में उनका बच्चा जन्म हुआ उसी देश को उससे नागरिकता मिलती है। लेकिन दोस्तों अमेरिका और इंग्लैंड ऐसे कुछ देश हैं जिनको जो दोनों नागरिकता को मान्यता देते हैं, रक्त अथवा वंश का भी और जन्म स्थान का सिद्धांत का भी। वहीं दोस्तों दूसरा आता है देशीकरण। दोस्तों देशीकरण में क्या होता है, नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि विदेशी लोगों को, अगर आप विदेशी लोगों को कुछ शर्तें दी जाती है, ठीक है, विदेशी लोगों को कुछ शर्तें दी जाती है जो कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उसे पूरा कर लेने पर उसे उस देश विशेष की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यानी आपको अगर अमेरिका की नागरिकता चाहिए, ठीक है, अगर कनाडा की नागरिकता चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता चाहिए, मतलब किसी विदेश में किसी भी देश की नागरिकता चाहिए, तो आपको क्या होगा कि कुछ शर्तें आपको दी जाती है। उस शर्तों को अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो शर्तें हैं। दोस्तों नागरिकता की प्राप्ति के लिए ये कुछ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ शर्तें हैं जिसे पूरी कर लेने पर आपको उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इनमें से किसी एक को भी अगर पूरी कर लेते हैं तो आपको उस देश की नागरिकता मिल सकती है। दोस्तों विवाह, ठीक है, पहला विवाह है। अगर आप किसी विदेशी लड़की से, जिस देश की नागरिकता आपको चाहिए उस देश की लड़की से शादी करते हैं तो आपको उस देश की भी नागरिकता मिल जा सकती है। सरकारी सेवा, अगर आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं, आपको एक निश्चित अवधि के लिए उस देश में क्या जाते हैं, सरकारी सेवा में जाते हैं, तो आपको उस देश की नागरिकता कुछ समय बाद मिल जाती है, प्रदान कर दी जाती है। दोस्तों तीसरा है संपत्ति खरीदना। दोस्तों मैक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ पर आप अगर संपत्ति कुछ खरीदते हैं तो आपको वहाँ की क्या होती है, नागरिकता आपको मिल जाती है। दोस्तों चौथा है विजय। यानी दोस्तों विजय में क्या होता है कि अगर आप मतलब अगर कोई युद्ध हुआ किसी एक देश और दूसरे देश में और ये भाग इस देश द्वारा जीत लिया गया, ठीक है, इस देश द्वारा जीत लिया गया, तो इस स्थिति में इस देश का नागरिकता, इस देश की नागरिकता आपको मिल जाती है जो देश ने जीता है। या आपको कहें तो कोई देश को अगर कुछ भाग दे दिया जाए, ठीक है, तो वो भाग के जितने भी लोग होते हैं उनको उस देश की नागरिकता ऑलरेडी मिल जाती है। तो दोस्तों दोबारा नागरिकता की प्राप्ति, तो दोस्तों इसमें है दोबारा नागरिक प्राप्ति की, इसमें है ये कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं, अपने देश की नागरिकता को छोड़ देते हैं, उसके बाद किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर से अगर आप उस देश को नागरिकता छोड़कर अगर आप पहले देश वाले को नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ शर्तें आपको पूरी करनी होती है। वो शर्तें पूरी करने के बाद आप क्या करते हैं, आप इस देश की नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चौथा है अगला है गोद लेने से। इसमें दोस्तों है कि अगर आप किसी विदेशी बच्चे को गोद ले लेते हैं, सिर्फ गोद लेना नहीं है, उसे पालना भी है, तो ऐसा नहीं है कि खाली गोद लेकर छोड़ दीजिएगा। उसे अगर गोद लेते हैं और पालते हैं तो उस विदेशी बच्चे को अपने माता पिता जो उनके हैं विदेशी, उनकी नागरिकता उस विदेशी बच्चे को ऑलरेडी हो जाती है, तो ऐसे में उनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अगला है विद्वानों से। तो दोस्तों विद्वानों को भी कुछ छूट दी जाती है नागरिकता के लिए। निश्चित निवास, दोस्तों इसमें यह है निश्चित निवास में कि आप अगर किसी दूसरे देश में 2 साल 10 साल जैसा उस देश का नियम है, अगर एक निश्चित अवधि के लिए रहते हैं और वहां अपना घर बनाते हैं तो आपको इस स्थिति में वहां की नागरिकता मिल जाती है। उसके लिए आपको आवेदन पत्र देना होता है और उसके बाद पहले देश को नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नागरिकता की कैसे प्राप्ति की जाती है। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।